हेलो फ्रेंड्स, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का JPRS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने अशोक यानी मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसमें मौर्य एवं गुप्तकालीन जो भारत है उसमें जो विशेष पॉइंट आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने वर्णन किया। आज अपन उसी से संबंधित, जैसे मौर्य है या फिर बौद्ध धर्म है, उन्हीं से संबंधित जैसे स्तूप है, विहार है, चैत्य विहार हैं, कुछ मंदिर हैं, इन्हीं के संबंध कुछ प्राचीन साहित्यिक रचनाएं हैं, उनके बारे में हम अपन वर्णन करेंगे। गुप्तकालीन सिक्के हैं, तो ये भी आपके रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एक टॉपिक है। तो आपका ये RBSc बुक क्लास 6 का 22वां चैप्टर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ साथ में नोट्स बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत। हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो आपका अभी मैंने बताया था कि मंदिर है, स्तूप है, प्राचीन साहित्यिक रचनाएं हैं, गुप्तकालीन सिक्के हैं, या फिर किसी भी शासक के संबंधी, जैसे पल्लव राजवंश से अलग अलग राजवंशों के समय में कौन कौन से कुछ मंदिर हुए, पल्लव, चोल, चालुक्य, अलग अलग वंशों के टाइम में कौन कौन से मंदिर हुए, तो उन सभी का वर्णन आज अपन हमारी सांस्कृतिक विरासत जो चैप्टर है उसमें अपन करने वाले हैं। तो आपका जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 6 का 22वां चैप्टर है और रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये आपका एक टॉपिक है। तो इसमें पहली चीज अपन देखेंगे कि स्तूप क्या है। यानी अपन बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें विभिन्न स्तूप भी बनवाए गए थे। अब पहली चीज ये है कि स्तूप कहते किसे हैं, तो अस्थियों के ऊपर, यानी जो आदमी कोई भी व्यक्ति है जो खत्म हो जाता है तो उसके मरणोपरांत अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों से बनाई जाने वाले अर्धगोलाकार, किस प्रकार का, अर्धगोलाकार टीले को स्तूप कहते हैं। ये अर्धगोलाकार टीला बनाया जाता है। मरणोपरांत जो हमारी अस्थि विसर्जन कर दी जाती है तो एक अर्धगोलाकार जो है टीला बनाया जाता है, उनको स्तूप कहा जाता है। और इस जो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ है टीला। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्तूप किसे कहते हैं। इसी के समकक्ष बुद्ध के अवशेषों को 8 अलग अलग जगह पर स्तूप बना रखे हैं। यानी अपन महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनके जो अवशेष की बात करें तो उनके अस्थि विसर्जनों में बात आती है तो बुद्ध के अवशेषों का 8 अलग अलग जगह स्तूप उन्होंने बनाए रखे हैं, जिसका वर्णन हम अभी वर्तमान में कर पा रहे हैं, जो आपके RBSc बुक में दे भी रखा है। इसी के साथ साथ अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर है। तो ए फॉर अमरावती, ए फॉर आंध्र प्रदेश, यानी अमरावती स्तूप का संबंध कौन से स्टेट से है, आंध्र प्रदेश से। किस नदी के किनारे, यानी कृष्णा नदी के तट पर। अब इसमें अमरावती स्तूप किस पत्थर से बना हुआ है, तो इसमें बता रखा है श्वेत पाषाण संगमरमर निर्मित। तो ये श्वेत पाषाण संगमरमर निर्मित है। तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। अमरावती स्तूप का संबंध आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के तट पर, और ये किससे बना हुआ है, श्वेत पाषाण एवं संगमरमर से बना हुआ है। अब हम दूसरे स्तूप की बात करें जो सांची का स्तूप, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप का संबंध कौन से स्टेट से है, तो आपका मध्य प्रदेश से है। बरहुत का स्तूप कोलकाता से इसका संबंध है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 3 जो आपके हैं, अमरावती आंध्र प्रदेश, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और भरूच का स्तूप कोलकाता। इसी के आगे अपन बात करें कि स्तूप के समकक्षी चैत्य और विहार भी बनाए जाते थे। तो चैत्य को क्या कहा गया है, विहार कहा गया है। तो चैत्य क्या है, गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण, यानी जो ठोस पत्थर है उससे स्तूपों का निर्माण किया जाता था। यानी गुफाओं में पूजा हेतु स्तूप हमने देख लिए क्या थे। तो ये किसके लिए, कि जो विहारों का, जो विहार है या चैत्य है, इनका निर्माण किस लिए किया जाता था, पूजा के लिए। तो इन गुफाओं में क्या होता था कि पूजा हेतु ठोस पाषाण यानी ठोस पत्थर स्तूपों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें हम चैत्य या विहार कहते हैं। अब इसमें भी विहार बता रखा है कि कुछ गुफाएं भिक्षुओं के रहने के लिए 2 या 3 मंजिला बनाई जाती थी, उन्हें विहार कहा जाता था। देखो वैसे चैत्य को भी विहार कहा जाता है, लेकिन अपन ओनली चैत्य की बात करें
तो ये पूजा करने के लिए ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया है, जिन्हें हम चैत्य कहते हैं। और विहार की बात करें तो जो भिक्षु थे उन भिक्षुओं के रहने के लिए 2 या 3 मंजिला कुछ गुफाएं बनाई जाती थी, उन्हें अपन विहार कहते हैं। और इसी के समकक्ष जो जातक कथाएं हैं, तो बुद्ध के जो अपने पहले भी जो महात्मा बुद्ध का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन हम जातक कथाओं में करते हैं, जिसमें बुद्ध के जन्म के पहले की घटनाओं का अपन वर्णन करते हैं। तो ये हैं आपकी जातक कथाएं। फिर अजंता की गुफाओं का अपन थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करें तो अजंता की गुफा का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर बनाई गई क्या? अजंता की गुफा। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है अजंता की गुफा में, जो अजंता की गुफाएं, इसमें टोटल गुफाओं की अपन बात करें तो 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्य हमने बता दिए कि पूजा हेतु गुफाओं में इनका जो ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया जाता था। एवं 24 विहार की अपन ने बात की कि भिक्षुओं के लिए रहने के लिए 2 या 3 मंजिले जो गुफाओं का निर्माण किया जाता था उसे विहार कहते हैं। तो इसमें टोटल 29 गुफाओं में 5 चैत्य और 24 विहार अजंता की गुफाओं में इनका वर्णन किया गया है। 490 ईस्वी के बाद में अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। 490 ईस्वी के बाद में जो अजंता की गुफाएं हैं उनको त्याग दिया गया। तो अजंता की गुफा से संबंधित तो मेन चीज ये है, अजंता की गुफा का संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से, बागोरा नदी के किनारे। और इसमें टोटल 29 गुफाएं थे, जिनमें 5 चैत्य और 24 विहार थे। अब बात करें फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र किसे कहते हैं? फ्रेस्को है, इसको ही अपन भित्ति चित्र कहेंगे। यह आपका भित्ति चित्र हो गया। भित्ति चित्र अपन किसे कहेंगे? अजंता जो गुफा है, अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों के दौरान अंत में चित्र को चिकने पत्थर से घाट कर पॉलिश की जाती थी। यानी अजंता की गुफा में जो भित्ति चित्र थे उनको जो चित्र है उनको चिकने पत्थर से घसा जाता था और उनको घोट कर उन पर पॉलिश की जाती थी। वो उसको अपन क्या कहेंगे? भित्ति चित्र। तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि चित्र को चिकने पत्थर से घोट कर पॉलिश करना आपके भित्ति चित्र। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप हमें मौर्य काल से देखने को मिलता है कि भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। तो अपन ध्यान रखेंगे। इसी के समकक्ष जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपका स्तूप अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ का संबंध कहाँ से है? सारनाथ से। और आपके अशोक स्तंभ पर आपने देखा होगा कि इनके शीर्ष पर 4 सिंह यानी शेर पीठ सटाए हुए बैठे हैं। यह आपका अशोक स्तंभ हो गया जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इनमें आप देखेंगे ये यहाँ 4 जो सिंह हैं वो पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। तो आप ये इसका ध्यान रखेंगे, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। फिर इसी के समकक्ष अपन बात करें तो गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार कौन थे? तो गांधार का संबंध यूनानी कला से संबंध है गांधार का। तो गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार कौन थे? यूनानी थे। फिर इनमें देवगढ़ का विष्णु दशावतार मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और एक गांधार का संबंध यूनानी शैली से है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसका संबंध झांसी उत्तर प्रदेश से है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि देवगढ़ का भी जो देवगढ़ विष्णु का दशावतार मंदिर है उसका संबंध कहाँ से है? झांसी से। और झांसी आपको कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आपको एमपी नहीं करना है, आपको करना है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ अपन बात करें कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखी गई रामायण? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। और इसमें किसका वर्णन है कि जो हमारे भगवान राम थे, भगवान राम की जीवन गाथा का वर्णन किसमें किया गया है? रामायण में की गई है, जो वाल्मीकि द्वारा रचित थी। महाभारत की बात करें तो वेदव्यास के द्वारा लिखी गई और इसमें कुरु परिवार के बीच लड़े गए युद्ध से संबंधित वर्णन किया गया है। तो यह आप ध्यान रखेंगे रामायण और महाभारत का। इसी के समकक्ष अपन संगम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य दक्षिण के जो मदुरै शहर में तमिल भाषा का एक साहित्य है जिसे अपन संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य का संबंध किससे है? दक्षिण से। यानी हमारे जो भारत के मैप में जो दक्षिणी एरिया है वहाँ पर दक्षिण के मदुरै शहर में, यह आपका तमिलनाडु हो गया, ये इधर केरल हो गया, यह आंध्र प्रदेश हो गया। तो मदुरै शहर में तमिल भाषा का जो साहित्य है उसको संगम साहित्य कहा गया है। नाट्य शास्त्र किसका था? यह नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है जो किसका था? भरत का था। नाट्य शास्त्र किसका था? भरत का। तो यह आप ध्यान रखेंगे, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। इसी के साथ साथ अपन बात करेंगे प्राचीन काल के विभिन्न
साहित्यिक रचनाओं की, तो विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में देखें तो जो इम्पोर्टेंट, जो आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने इसमें मोस्टली लिख रखे हैं कि बिना टाइम गए अपने को वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पंचतंत्र की स्थापना किसने की? विष्णु शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का। शूद्रक की जो अपन बात करें कि शूद्रक की मर्कटिकम, शूद्रक किसकी है? शूद्रक द्वारा जो लिखा गया कौन सा ग्रंथ? मर्कटिकम। अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमरकोश, अमरावली, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीतले सतनार के द्वारा जो लिखा गया वो लिखा गया मणि मेघलई, जो तमिल भाषा में लिखा गया था। तो ये प्राचीन काल की अपन साहित्यिक रचनाओं की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। साथ साथ आप नोट्स में जरूर बनाइएगा जिससे आपको लास्ट तक याद रहे और आपके नोट्स भी साथ साथ बनते जाइए। कालिदास की अपने रचनाओं की बात करें तो हमने पहले भी बात कर चुके, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका गनिमित्रम, मेघदूत, ऋतुस्नार, कुमार संभव, ये सब जो रचनाएं हैं वो कालिदास की है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हर्ष की बात करें तो जो सम्राट हर्ष थे उसके द्वारा लिखी गई विभिन्न रचनाओं की बात करें तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किसके द्वारा लिखी गई? हर्ष के द्वारा। इनमें इम्पोर्टेंट ये 100% इनमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। और हर्ष के द्वारा रचित ये 3 जो नाटक है, जो इसकी रचनाएं हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित, जो हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने क्या लिखी? हर्षचरित, जिसमें हर्ष के जीवन चरित्र या हर्ष के शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद में अपन बात करें कि इलागरे आदिगल, इन्होंने लिखा शिल्पादिक्रम। शिल्पादिक्रम किस में लिखा? तमिल भाषा में। आपको कई बार ऐसे याद रहता है कि शिल्पादिक्रम किसका है, तो आप बता देंगे इलागरे आदिगल का, लेकिन पूछ क्या लेते हैं कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। जैसे मणिमेखलई तमिल भाषा में लिखी गई है, तो ये आपको याद रखने हैं जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइए। इसी के साथ साथ अपन आगे बात करें कि कुछ विद्वान हुए अलग अलग दरबारी, जो अलग अलग शासकों के टाइम में, जिनमें कुछ का संबंध आयुर्वेद से है, कुछ चिकित्सक से संबंधित है, तो इनमें शल्य चिकित्सा से संबंधित। तो पहले हम बात करें चरक की। चरक एक महान चिकित्सक थे जिनका संबंध किससे है? आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद किसका है? चरक का है। चरक कौन थे? महान चिकित्सक थे। इनके बारे में जो अपन आयुर्वेद में किसके बारे में लिखा हुआ है, तो दवाओं व बीमारी के इलाज के बारे में, यानी कुछ जो महत्वपूर्ण जो बीमारियां थी उनके दवाओं के और बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, इसका वर्णन अपन आयुर्वेद में देखने को मिलता है। और आयुर्वेद का संबंध किससे है? चरक से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में आर्यभट्ट महान गणितज्ञ था, और आर्यभट्ट की प्रमुख जो ग्रंथ की बात करें, रचना की बात करें, तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो आपका था आर्यभट्टीय। कौन सा था? आर्यभट्टीय। इनका संबंध, इसमें जो आर्यभट्ट में बात करें तो खगोल शास्त्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ था, और आर्यभट्ट ने ही एक डेफिनेशन दी थी, क्या? कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी दूरी पर घूमती है। ये कथन किसका है? आर्यभट्ट का, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। सुश्रुत संहिता का अपन संबंध देखें तो ये आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है। और किसका? आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। अरबी भाषा में अनुवाद की बात करें तो इसे किताब ए सुश्रुत नाम से अनुवाद किया गया, और यह शल्य तंत्र का आदि ग्रंथ माना गया है। शल्य तंत्र का आदि ग्रंथ क्या है? सुश्रुत संहिता। तो यह आपको ध्यान रखना है कि शल्य तंत्र का आदि ग्रंथ क्या है? सुश्रुत संहिता। और इसका अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? किताब ए सुश्रुत से। और ये एक संस्कृत ग्रंथ है। और शल्य शास्त्र को पृथ्वी पर लगने वाले प्रथम व्यक्ति धन्वंतरी थे, यानी शल्य शास्त्र को पृथ्वी पर जो लाने वाले तो प्रथम व्यक्ति की बात करें तो कौन थे? धन्वंतरी। शल्य शास्त्री की अपन बात कर सकते हैं तो शल्य यानी शल्य चिकित्सा कौन सी होती है? जो एक तरह का आप ऐसे मान सकते हो आज के टाइम में ऑपरेशन, जो शल्य चिकित्सा थी, तो इसको लाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे? आपके धन्वंतरी। इसी के साथ साथ में अशोक के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो अशोक के जो अभिलेख थे, यानी
एडिक्ट्स ऑफ अशोका, इनके जो लेखों की बात करें तो इन्होंने विभिन्न शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख लिखे थे। तो इनकी अपन बात करें कि जो महत्वपूर्ण शिलालेखों की बात इसमें की गई है और बाकी की जो आपके इनके जो विभिन्न प्रकार के शिलालेख जो हैं, इनका जो इनके 14 शिलालेख है उनका वर्णन भी अपन दूसरे चैप्टर में करेंगे। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिख रखे हैं। तो इनके लेख को 3 भागों में बांटा गया। जो 100 के लेख है उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है आपका शिलालेख, दूसरा आपका स्तंभलेख और तीसरा है आपका गुहालेख। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा गया, एक वर्त शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। वर्त यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। तो वर्त शिलालेख की बात करें तो वर्त शिलालेख टोटल 14 शिलालेखों की इसमें बात की गई, जिसमें बताया गया कि ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये आपके जो वर्त शिलालेख टोटल 14, जो टोटल कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से प्राप्त हुए। और अब इन 8 स्थानों की बात करें तो एक आपका सूत्र है, जो मैंने आपको सूत्र बना रखा है, एक शाम वो सोए जो गदा, यानी ये आपका एक मैंने इसका सूत्र बना रखा है, शाम को सोए जो गदा। देखो इस सूत्र को आपको याद रखना है, यानी इसके जो वर्त शिलालेख 14 है, इनके टोटल 8 स्थानों से प्राप्त हुए, यह आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से। तो हम इनके जो सूत्र आपको याद रखना है, शाम को सोए जो गदा। तो सा का अपन क्या पढ़ेंगे? साहबाजगढ़ी, जिसका संबंध कहाँ से है? पाकिस्तान से। शाहाबदी जो शिलालेख है शाहबाजगढ़ी, उसका संबंध कहाँ से है? पाकिस्तान से। और कौन से भाषा में लिखा गया? खरोष्टी लिपि में। सै फॉर साहबाजगढ़ी और ख फॉर खरोष्टी। तो यह आपको ध्यान रखना है, शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखा गया। फिर मैं का संबंध का अपन मैं का क्या पढ़ेंगे? मानसेरा। मानसेरा शिलालेख, मानसेरा शिलालेख का संबंध कहाँ से है? इसका भी संबंध पाकिस्तान से है। फिर अपन को देखेंगे, को का संबंध है कालसी, कालसी विलेख या कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है। सो का सोपारा, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। ए का आपका पढ़ेंगे एरागुड्डी, जो खरोष्टी एवं बाह्य लिपि दोनों में लिखा गया है, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा इसका कौन सा शिलालेख है जो खरोष्टी एवं बाह्य दोनों लिपि में लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है एरागुड्डी। कौन सा? एरागुड्डी, जिसका संबंध कौन से स्टेट से है? आंध्र प्रदेश से। इसी के साथ साथ हम बात करें जो का आ गया आपका जोगढ़, यानी जोगढ़ शिलालेख, इसका संबंध कहां से है? उड़ीसा से है। धो का आपका आ गया, इसके बाद में अपन गए का देखेंगे गिरनार, यह आपका गए आ गया, गए का गिरनार शिलालेख, इसका संबंध कहां से है? गुजरात से है। और धा का मतलब धौली का संबंध भी कहां से है? उड़ीसा से। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 आपके इसमें जो शिलालेख हैं, यानी उड़ीसा से, एक तो जोगढ़ और धौली। ऐसा जो है आपका शिलालेख कौन सा है जिसका खरोष्टी एवं बाह्य लिपि दोनों में लिखा गया है? तो एरागुड्डी, आंध्र प्रदेश। और ये आप ध्यान रखेंगे, ये सूत्र जरूर याद रखेंगे, शाम को सोए जो गदा। और ये आपके टोटल जो 14 शिलालेख है वो 8 स्थानों से मिले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ आप नोट्स बनाना ना भूले। इसी में आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिख रहेंगे, वो देखना कि जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने हासिल की? तो आपको ध्यान रखना है, नाम क्या? जेम्स प्रिंसेप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के संबंध में मैंने इसमें 4 आपके इसके शिलालेख लिख रखे हैं, प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां शिलालेख और 13वां शिलालेख। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऐसे भी आ सकता है कि एक तरफ ये शिलालेख दे दिए, प्रथम, द्वितीय, 7वां और 13वां, और इधर आपको इनका क्रम ऊपर नीचे दे देंगे, इनको आपको मिलान करना है। तो प्रथम शिलालेख की अपन बात करें तो इसमें पशु बल के निषेध पर बल दिया गया है। द्वितीय शिलालेख की बात करें तो इसमें चिकित्सालय, सड़क बनवाने, छायादार वृक्षों को लगवाना, जल व्यवस्था आदि के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ हम 7वें शिलालेख की बात करें तो 7वें शिलालेख में जो धम्म है इनका, इन्होंने जो धम्म प्रणाली अपनाई थी, धर्म के स्वरूप एवं सभी धर्मों के प्रति समन्वय यानी सामंजस्य, सभी धर्म एक हैं, समन्वय की भावना का जो वर्णन किया गया है वो 7वें शिलालेख में बात करेंगे। 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है कलिंग युद्ध का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का जो अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कलिंग युद्ध का उल्लेख उस किस में, कौन से लेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसके
जो 269 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना इसका राज्याभिषेक किया, यानी सम्राट बने। और इसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने विजेता हासिल की और बहुत बड़े क्षेत्र पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी के संबंध में 13वां जो शिलालेख है, इसमें 8 राज्यों का भी उल्लेख किया गया है, धर्म विजयों का भी उल्लेख किया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी रीट में पूछा गया है कि पड़ोसी राज्यों से युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है 13वां। इसी के साथ साथ 5 यवन शासकों का उल्लेख किया गया है। तो 8 राज्यों की बात करें तो आपको ये मैंने 4 शिलालेख बता दिए, प्रथम, द्वितीय, 7वां और 13वां, जिसका मैंने इनके सामने लिख रखा है कौन से शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ में 8 राज्यों, कुछ 8 राज्यों की बात करें तो ये राज्य कौन कौन से थे। 8 राज्यों की बात करें तो पहला राज्य था सीरिया, वहाँ का राजा की बात करें तो अतियोक वहाँ का राजा था। और एंटियोकस द्वितीय थियोस, जिसका दूसरा नाम अपन बात करें तो एंटियोकस द्वितीय थियोस, ये जो सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, एपिरस और सीरीन, ये 8 राज्यों में ये राज्य की अपन इसमें चर्चा की गई। तो ये आपको राज्य भी ये ध्यान रखने हैं, सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, एपिरस और सीरीन। सीरिया के जो राजा थे उसमें अतियोक थे। मिस्र की बात करें तो तुर्मे यानी टोलमी द्वितीय, फिलोडेल्कस। मैसिडोनिया अतेकिन यानी एंटिगेनस। एपिरस के जो राजा थे वो थे मग, जिसे मग्स भी कहा गया है। सीरियन के जो राजा थे उसमें अलिक सुंदर, जिसे अलेक्जेंडर कहा गया है। तो 8 राज्यों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य थे, सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, एपिरस और सीरीन। तो ये हमने 4 अभिलेखों का वर्णन किया, और बाकी की जो शिलालेख है उनका अपन अगले चैप्टर में क्रम वाइज वर्णन करेंगे। इनका एक आपको ओनली शिलालेख का ही टॉपिक डाल देंगे आगे। कुछ अपन बात करेंगे अब गुप्तकालीन सिक्कों की। गुप्तकालीन सिक्कों की बात करें तो समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार के सोने के सिक्कों का वर्णन किया गया है, यानी समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार के सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। और उन सिक्कों की बात करें तो उन सिक्कों का नाम था वीणा वादक, पत्ता का प्रकार, धनुर्धर, युद्धक, हथियार, चीता और अश्वमेघ। वीणा वादक यानी वीणा बजाने के ये शौकीन थे कौन, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन सिक्के समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार के सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। और उन 6 प्रकार के सोने के सिक्के कौन कौन से हैं, इनके नामों की बात करें तो इनसे ऐसे एक इनमें अलग नाम दे देंगे। इनमें किस सोने के सिक्के का समुद्रगुप्त से संबंध नहीं है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, वीणावादक, पता का प्रकार, धनुर्धर, युद्धक, हथियार, चीता और अश्वमेघ। इसी से अपन महत्वपूर्ण कुछ एक इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे अपन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, और इसी के टाइम में फायान, जो चीनी यात्री फायान आए थे और उन्होंने अपने जो एक रचना लिखी थी फोको की। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के मुद्राओं में बात करें तो धनुर्धर व 76 प्रकार के सिक्के मुख्य हैं। 2 प्रकार के यानी धनुर्धर और 76 प्रकार के सिक्के मुख्य बताए गए चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ पल्लव राजवंश यानी की बात करें तो दक्षिण भारत का ये राजवंश था। तो पल्लव राजवंश का संबंध किससे है, दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में जो प्रमुख शैली थी वो कौन सी थी, आपकी उत्तर द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में किस शैली का बाहुल्य था, द्रविड़ शैली का। तो इससे से ही संबंधित अपन कुछ विशेष इंपॉर्टेंट मंदिरों की बात करें तो इनमें से हर बार कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, चाहे रीट हो, चाहे आपकी और कोई सी टीचर्स की या DSSB, यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इनमें जरूर पूछा जाता है। तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है इसका संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश से है। भूमरा का शिव मंदिर है उसका संबंध सतना मध्य प्रदेश से है। नचना व कुठार पार्वती का मंदिर है, इसका संबंध पन्ना MP से है, यानी मध्य प्रदेश से है इसका संबंध भी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में भी ललितपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। और भीतरगांव का मंदिर, इसका संबंध आपका कानपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है। तो ये आपके 5 मंदिर मैंने जो इंपॉर्टेंट वो आपको बता रखा है, तो इनको आप जरूर इनके साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाइए। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी ललितपुर उत्तर प्रदेश, और भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप अच्छा लगा हो, देखो इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों से भी शेयर करें
ताकि वो भी बराबर इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। राजस्थान में द्रविड़ शैली का जो प्रथम मंदिर की बात करें, हमने पहले जो द्रविड़ शैली के कुछ मंदिर थे उनकी बात करें तो उनका कौन से राज्य से संबंध था वो हमने देखा। हम इसमें ये दूसरा आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, किसकी? राजस्थान की। कि राजस्थान में द्रविड़ शैली का जो प्रथम मंदिर था वो कौन सा था? चेपड़ा मंदिर। कौन सा? चेपड़ा मंदिर। और चेपड़ा मंदिर का संबंध कौन से जिले से है? आपका धौलपुर, जो राजस्थान का पूर्वी जिला है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, आपका धौलपुर। तो आपका राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, इसमें मंदिर है कौन सा? चेपड़ा। ये राजस्थान का प्रथम यानी फर्स्ट द्रविड़ शैली का मंदिर था। कौन सा? द्रविड़ शैली का। तो ये राजस्थान विशेष का क्वेश्चन है। फिर अपन बात करें कांची का कैलाश मंदिर, ये किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया। और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर की बात करें तो राजसिम्हा जो पल्लव राजा थे और द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करवाया। कौन सा? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। और हमने ऊपर क्या पढ़ा? कांची का कैलाश मंदिर जो नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कांची का कैलाश मंदिर। तो नरसिंह वर्मन सेकंड आप याद रखेंगे। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो राजसिम्हा जो पल्लव राजा था और उन्होंने द्रविड़ शैली में कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके अगर भाग को अपन क्या कहेंगे? इसके जो अगर भाग था कौन सा? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर का। और अगर भाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका अगर भाग जो है महेंद्र वर्मन तृतीय ने इसका निर्माण करवाया। जो इसका आगे का भाग था उसका निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र वर्मन तृतीय ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर पांडवों के नाम से निर्मित रथ मंदिरों को क्या कहते थे? पंचरथ। जो पांडवों के द्वारा जो निर्मित रथ थे उनके मंदिर थे, उन मंदिरों को क्या कहते थे? पंचरथ यानी पंच पांडव रथ। तो यह आप ध्यान रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे। तो यह आज का अपना टॉपिक, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, यह आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। जो इसमें अपने आज देखा कुछ स्तूप मंदिर, कुछ मंदिर, गुप्तकालीन सिक्के, इनके बारे में हमने इसमें वर्णन किया है। तो इसका पूरे का आप नोट्स बना लीजिए। खासतौर से आपके रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने आपका टॉपिक डाला है। और आपके जो भी सिलेबस में कोई भी एग्जाम हो उसके सिलेबस में ये चीज़ आ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, साथ साथ नोट्स बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।